बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 8। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी तरह थोड़े से परेशान भी हुए होंगे जब आपको पता चला होगा सुबह उठ के पेट्रोल महंगा हो गया। सो ये ज़िंदगी का चीज़ें हिस्सा हैं। पता नहीं ये रात गए क्यों हमेशा से पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है जो कि आपको परेशान भी कर देता है समटाइम। खैर ओवरऑल इससे लोग परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि पूरे का पूरा बजट मुतासर होकर रह जाता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अब आपको आदत हो जानी चाहिए इन चीज़ों की। अगर आप हमेशा से इन चीज़ों को अपने सर पे सवार करते रहेंगे तो फिर टेंशन परेशानी के अलावा कुछ नहीं होगा। हमने कल बड़ा अच्छा स्पेशल शो इसी वजह से किया था कि ये डिप्रेशन छोटी छोटी चीज़ों को सर पे सवार करने से होता है। अब आप ये समझ लें कि इसी तरह से जीना है तो फिर आप थोड़े से इजी होना शुरू हो जाएंगे। कुछ खबरें हैं उनकी तरफ भी आएंगे, हमारे मेहमान भी प्रोग्राम में आगे चल के जो है हमें ज्वाइन करेंगे। हड्डियों का भुरभुरापन और इसके साथ बच्चों में हड्डियों का टेढ़ापन हमने आज डिस्कस करना है क्योंकि बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस कर रहे थे, इस बारे में जानना चाह रहे थे। सो बच्चों के लिए आपको क्या केयर करनी है और फिर हड्डियों का भुरभुरापन जो एक स्पेसिफिक एज में जाके कभी हम सुनते थे लेकिन अब हर दूसरा बंदा जो है हड्डियों की दर्द का शिकार है। सो इसके लिए आपको एहतियात क्या करनी है इस पे भी हमने बात करनी है। लेकिन 11:05 पर इंशाल्लाह थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज हमारा पहला सेगमेंट एक दिन एक नेकी। सो नाज़रीन, आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। रहीम, कुरान मजीद में 5 वक्त नमाज के अलावा अगर हमें किसी नमाज का ज़िक्र मिलता है तो वो तहज्जुद की नमाज है। सूरत बनी इसराइल है, सूरतुल मुज़म्मिल है, तहज्जुद की नमाज का हमें बयान मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सुन्नत भी यही है कि आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। अल्लाह ने तहज्जुद आप पर फ़र्ज़ की थी, उम्मत पे फ़र्ज़ नहीं है। और आयतुल कुर्सी में अल्लाह पाक ने फरमाया सिनतु वला नौम, अल्लाह ताला को ना ऊँग आती है ना अल्लाह को नींद आती है। अल्लाह नींद से और ऊँग से पाक है। तो ये वो वक्त होता है कि जब मोमिन उठता है अल्लाह की बारगाह में 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात जितने भी वो पढ़ सकता है अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की इबादत करता है। अच्छा, ये वो वजीफ़ा है, मैं अक्सर तौर पे ये बात कहता हूँ कि ये वो वजीफ़ा है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया और जो मुस्तनद रवायात से बयान होता है और फिर कुरान मजीद भी इसको बयान करता है। तो अगर मुसलमान और मोमिन जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, क्योंकि नमाज पहले फ़र्ज़ है, जो उस नमाज का 5 वक्त नमाज का जो आदी होता है, पाबंद होता है, फिर उसके बाद वो तहज्जुद पढ़े। तो तहज्जुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो शख्स के जो अपनी नींद को छोड़ता है, अपने बिस्तर को छोड़ता है, उसकी बारगाह में हाजिर होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बहुत पसंद फरमाता है। यानी वो शख्स है ये कि जिसकी दुआ भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, जो हलाल कमाता है, मेहनत करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बंदा बनकर, आजिज़ बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारता है। तो दर हकीकत ये जो तहज्जुद है ये इसी इज्जो इनकिसारी का सबूत है और उसी की अलामत है। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो इस बात की कोशिश कीजिए कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए। तहज्जुद की नमाज से जो रूहानियत, जो इत्मीनान और जो सुकून इंसान को नसीब होता है वो सारा दिन इंसान की तबीयत में एक सरशारी, सारा दिन इंसान की तबीयत में एक खुशी और रूहानियत का एहसास रहता है जिससे उसका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। ये था आज का पैगाम। आज की खबरें क्या हैं? सबसे पहली खबर, महंगाई के मारों को एक और झटका। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने का आसरा देकर महंगा कर दिया। सारिफीन को हर माह महंगाई के झटके लेस्को की रिकवरी 100% से कम होकर 96% पर आ गई। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के हलकों के फंड्स बंद, नए एमपीए के हवाले से स्कीमें तलब। और कैंसर के मरीजों के लिए क्या क्या मुश्किलात हैं ये भी डिस्कस करेंगे आज के शो में।
सो नाज़रीन, खबरें आप जान चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। उमर असलम और रिजवान नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। खबरों की तरफ आते हैं और पहली खबर है जी, पेट्रोल महंगा हो गया जी। 6 रुपये 72 पैसे जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। बाज़ गश्त ये थी कि डॉलर की कीमत नीचे जा रही है, डॉलर की रेट में मुसलसल गिरावट का सिलसिला जारी है। इससे एक इम्पैक्ट आ रहा था कि आने वाले दिनों में महंगाई कुछ कम हो जाएगी, पेट्रोल की कीमत कम होगी, सोने की कीमत कम होगी। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि पहिया सीधा घूम रहा होता है और एकदम से चक्कर फिर उल्टा हो जाता है। जी उमर, नीयतों की बात होती है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब ये खबर आई तो इंतहाई अफसोस हुआ, क्योंकि कई दिन से मुसलसल ये चल रहा था कि पेट्रोल 15 से 20 रुपए सस्ता होगा। और है ना, आप ये देखो कि इस वक्त सिचुएशन ये सूरत हाल ये है कि आलमी मार्केट उसमें पेट्रोल की कीमत कम हो गई है। और उसके बाद इस पर तो आप खुद बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, फौरी तौर पर रद्द अमल दिया करते थे। मिफ्ता इस्माइल साहब का मैं आपको बात करूं, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं, खाली मिफ्ता इस्माइल ये बिल्कुल गलत बात है। बार-बार उनका बयान क्या था ना कि आलमी मंडी में जैसे पेट्रोल कम होगा हम भी कम करेंगे। मिफ्ता इस्माइल को खाली अगर आप हम रगड़ देंगे ना, वो भी गलत बात है। सारे इसके जो है ना, वो सारे इसके जिम्मेदार हैं। मिफ्ता इस्माइल तो वो जैसे वो कोकोमो के हवाले से शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त तो हंसने का भी दिल नहीं कर रहा। 6 रुपए पेट्रोल बढ़ा देना अवाम के ऊपर, हाँ 7 रुपए तकरीबन, और अवाम के ऊपर जुल्म है। आप ये देखें कि क्या पॉलिसी, आप अभी ज़िमनी इलेक्शन हार चुके, बदतरीन क्लीन स्वीप हुआ है पूरे पंजाब में, जो आपकी स्ट्रेंथ है। और जहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पे क्लीन स्वीप, वो 20 में से 15 का मतलब 100% हार होती है। आप यहाँ पर इस वक्त किसी गली मोहल्ले चौराहे में चले जाएं, चले इसको भी छोड़ दें, मुस्लिम लीग नून का कोई MNA MPA इस चीज़ को डिफेंड करने को तैयार नहीं। और वो आधे से ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ 80% से ज़ायद नाराज़ होकर घरों में बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि जी एक तो जब इनकी हुकूमत आती है तो ये हमें भूल जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 वो ये कहते हैं जिनको वजीर बनाया है वो लोग जाके डिफेंड करें, और वो लोग सारे अपने अपने घरों में जाके, जिस तरह बिल्ली वो चूहे बिल में छुप जाते हैं, इस तरह अरकान असम्बली की सिचुएशन जो है इनकी वो हो गई है। जो इनके साथ मुखलिस लोग थे, रहनुमा थे, उनको तो इन्होंने खुड्डे लाइन लगाए। MNAs जब अपने हलकों में निकलते हैं, इनकी लोगों के साथ इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा है, फिर इनको जवाब देना पड़ता है ना, फिर इनको वो मुंह छुपा रहे हैं। जो इनकी नून लीग की पॉलिसीज हैं वो इस वक्त मुंह छुपा रहे हैं। वो जो इनके कुछ सिंसियर लोग हैं उनको वैसे ही इन्होंने खुड्डे लाइन लगा दी अच्छे दौर में, और जो इनके खुशामदी तबका बड़ा पसंद है इन लोगों को। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बहुत ही, जो जिसे कहते हैं ना, इस वक्त आप देखें 2 साल हमजा शहबाज जेल में रहे, 2 साल हमजा शहबाज की जो पेशियों पे कभी भी नहीं आए। उनको CM सेक्रेटेरिएट में फौरन जैसे हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब बने तो 96 के मुलाजमीन को सरकारी ओहदे और फौरी तौर पर, और वो लोग जिनकी रेप्यूटेशन ख़राब थी। खैर, हम पेट्रोल पे दोबारा आते हैं। बात यह है कि पहले ही महंगाई से रिजवान नकवी साहब, उमर असलम, आप और ये जो लोग देख रहे हैं ये तंग है। खुदारा अगर आप नहीं कर सकते तो अपना इक़्तिदार लेना। नहीं आई कि बाज़ गश्त ये थी, बल्कि शोर ये था, बल्कि हमने हर जगह TV चैनल्स पे सुना कि कीमतें कम होने जा रही है, उस पर महंगी होगी। रिजवान साहब, आप एग्री करेंगे, हम जब कभी शॉर्ट्स करते थे, पेट्रोल महंगा होता था तो लोग कहते थे बाइकर्स कि हमने 100 रुपए का पेट्रोल ही डलवाना है, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब वो 100 रुपए का पेट्रोल डलवाने वाले भी बेचारे इस कदर बुरी तरह से मुतासर हैं कि वो कहते हैं हमें यहाँ से पेट्रोल डलाते हैं, वहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब जिन्होंने बाइक बहुत सारे लोग चलाते, चले गाड़ी वाले तो छोड़ ही देना, कहाँ जाएंगे लोग? मुझे एक ना ये ख़बर पढ़ के एक वाक़या याद आ गया। हमारे एक टीचर थे, इंतहाई उनसे माजरत और उनका नाम लिए बगैर मैं ये वाक़या कोट करूँगा कि वो क्लास में आते ही ना बच्चों से पूछते थे, स्टूडेंट से, कि कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि आज उन्हें अंग्रेज़ी में पढ़ाया जाए। तो कोई 1-2 हाथ लोग जो है ना वो ऊपर करते थे। उसके बाद शायद जवाब नहीं बचता था दूसरा क्वेश्चन करने का, लेकिन फिर भी पूछते थे कि कितने लोग हैं जो कहते हैं उर्दू में पढ़ाएं। तो फिर पूरी क्लास के हाथ खड़े होते थे सिवाय 1-2 लोगों के। तो वो करते उलट थे, लेकिन पढ़ा वो अंग्रेज़ी में देते थे। पूरी आलमी मंडी में आप देखें कि $4 फी बैरल के हिसाब से कीमतें कम हुई हैं, लेकिन मियाँ साहब ने उसी तरह शायद वो चूँकि बहरे थे, कम सुनते थे, तो मियाँ साहब भी शायद इक़्तिदार में पहुँचने के बाद जो है उनकी क़ुव्वत समाअत पे भी खासा कोई नेगेटिव असर पड़ा है, और शायद आवाम की आवाज़ उन तक नहीं पहुँच रही। उन्होंने भी उलट किया है कि कीमतें कम हुई आलमी मंडी में, उन्होंने बढ़ा दी हैं। तो आम लोगों की जिस तरह आपने बात की कि जो बाइकर है, जो बाइक के ऊपर आता है, या गाड़ी में भी अगर कुछ सफ़ेद पोश लोग आते हैं,
تو ان کے لیے بھی ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہو گیا. بالکل صحیح کہا آپ نے. چونکہ اب لوگوں نے گاڑیاں میجورٹی نے کھڑی کر دی ہیں. جو ضرورت کے تحت گاڑی چلاتے تھے اب وہ پبلک ٹرانسپورٹ اگر کسی روٹ پہ اویلیبل ہے. پبلک ٹرانسپورٹ میں وہی کہنے لگی تھی, ملتی کہاں ہے, اس کے لیے بھی آپ کو بہت ہی خواری. ہمارے اپنے آفس کے لوگ, ایک دو آفس بوائے جو شاہدرہ سے آتے ہیں, وہ بیچارے پریشان ہو کے دفتر پہنچتے ہیں. مطلب شاہدرہ سے یہاں تک کا سفر ان کو 2.5-3 گھنٹے میں پڑ جاتا ہے, اتنا مشکل ہے. بالکل ایسے ہی. ایک تو آپ کو جگہ نہیں ملتی گاڑی کے اندر, دوسرا اکثر روٹس کے اوپر گاڑیاں موجود ہی نہیں ہیں. اور یہ ڈسکریڈٹ بھی سابق وزیر اعظم, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کا ہے کہ ان کا جب دور حکومت آیا 2008 میں, تو اس سے پہلے شہر میں کوئی 650-700 کے لگ بھگ گاڑیاں چل رہی تھیں. ان کے دور میں انہوں نے ٹرانسپورٹیشن کے لیے نئے نئے پروجیکٹس تو شروع کیے, لیکن جو شہر کے روٹس پہ پبلک ٹرانسپورٹ موجود تھی جس نے کچھ نہ کچھ بوجھ اٹھایا ہوا تھا آبادی کے تناسب سے, وہ آہستہ آہستہ ناکارہ گاڑیوں کے نام پہ ان کے آپریشنز جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن کر دیے گئے, بند کر دیے گئے. وہ سڑکوں پہ انہیں روک دیا گیا, وہ سڑکوں پہ بعد میں ٹرانسپورٹ نظر نہیں آئی. آپ کو یاد ہوگا کہ نیو خان کی بسیں ساندہ سے اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد تھی جو ان پہ سبسیڈائزڈ سفر کرتے تھے, فری سفر کرتے تھے, اپنے کالجز میں سکولز میں جاتے تھے. لیکن ان کے دور میں آ کے وہ چیزیں بڑھنے کی بجائے, حالانکہ یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہم ٹرانسپورٹیشن کے منصوبہ جات کو بڑے اچھے طریقے سے چلاتے ہیں, لیکن ان کے دور میں یہ فیکٹس ہیں کہ بسوں کی تعداد بڑھنے کی بجائے کم ہوئی. اور جو سبسڈی کے اوپر چل رہے ہیں, جو پیسہ بیرون ملک جا رہا ہے, جو میٹر کی طرح روزانہ کی بنیاد پہ سرکاری خزانے پہ آپ نے میٹر لگایا ہوا ہے کہ پیسہ سبسڈی کی مد میں ٹرانسفر ہو رہا ہے, تو وہ جو ٹرانسپورٹیشن کے پروجیکٹس ہیں, ہاں وہ اورنج لائن ہے یا میٹرو ہے, وہ شہر کی آبادی کے تناسب سے عوام کا پیسنجرز کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے. ابھی آپ کو شہر کے روٹس پہ لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے جتنے پیسنجرز یہاں پہ ڈیلی کی بنیاد پہ سفر کرتے ہیں, ہاں وہ اسٹوڈنٹس ہوں یا مسافر ہوں جو کہ مختلف اپنی منزلوں تک پہنچتے ہیں روزانہ تلاش معاش میں, ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے سفیشینٹ بسیں یہاں پہ موجود نہیں ہیں. تو یہ بھی آپ نے پنجاب میں یہاں پہ آپ ایک لمبا عرصہ بیٹھے رہیں تو آپ نے کچھ نہیں کیا پبلک کے لیے. آپ نے سڑکیں تو بنائی ہیں جس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود سڑکوں کے اوپر چلنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے اس طرح سے. آپ نے پنک بسز چلائیں, وہ کنٹینیو نہیں ہوئیں. اس کے بعد آپ نے فوٹان اور دیگر سروسز کی جو بسیں ہیں وہ چلائیں, لیکن وہ بھی 4-5 سال کے بعد جو ہے کھٹارا ہو گئے. پنک بس سروس کا مجھے ہمیشہ بڑا افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ خواتین, دیکھیں ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں, دیکھیں ان کے لیے وہ جب وہ شدید گرمی, سردی اور بارش, آج کل بارشوں کا سیزن ہے نا, تو اس میں وہ بیچاری جب کھڑی, وہ بڑی, میں سمجھتا ہوں اگر اس میں لاس بھی ہو رہا تھا نا رضوان صاحب, تو انہیں برداشت کرنا چاہیے تھا. خواتین ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, تو ان کا ریگارڈ رکھنا چاہیے. ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے, آپ اتنی سبسڈی دیتے ہیں, آپ اس میں بھی دے دیں تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے ایک علیحدہ پنک بس سروس. یہ صرف آپ کی ترجیحات ہوتی ہیں, آپ جو کرنا چاہیں وہ آپ کر گزرتے ہیں. خیر مجھے خبر کو وائنڈ اپ کرنا ہے. کوئی ایک خاص منطق سمجھ آتی ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی؟ ظلم اور عوام پر ظلم. اگر آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی, اگر آپ کے پاس, آپ کو معلوم تھا کہ اتنے برے حالات ہیں, تو پھر ایسے فیصلے آپ کو خود ساری چیزیں سوچنی سمجھنی چاہیے تھی. اور آپ ایک تجربہ کار, میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کروں, میں پی ایم ایل این کی بات نہیں, میں پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور ان کے جتنے بھی اتحادی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اس کی سارے ذمہ داری ان تمام جماعتوں پر ہے, ایک جماعت پہ نہیں ہے. دوسرا دیکھیں انا, اگر میں یہ اس کے بعد نیکسٹ خبر ہے لیسکو والی, اس پہ میں بات کروں گا, ایک سجیشن ضرور دوں گا, لیکن یہ عوام پہ میں سمجھتا ہوں انتہائی ظلم ہے. ایٹم میں تو سمجھتا ہوں. رضوان صاحب مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. کوئی ایک منطق آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے پیٹرول کیوں بڑھایا, وجہ اس کی کیا تھی؟ اس کی وجہ مجھے تو بظاہر یہی نظر آتی ہے کہ آپ 4 دن کے بعد پیٹرول کی قیمتیں کم کریں گے. ابھی آپ عوام کی جیب سے نکالیں گے, اس کے بعد انہیں ریلیف دے کے کریڈٹ لیں گے کہ جی ہم نے بہت بڑا تیر مار. ایسے ہی ہے اور دکھا دیا جاتا ہے. پہلے آپ نے ایک دم سے اضافہ کر دیا, بعد میں 6 روپے بڑھا کے 3-4 روپے کم کر کے تو آپ عوام کی زندگی پہ احسان کر دیتے ہیں. خیر بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اگلی خبروں کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. خوش آمدید. آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے, اگلی خبر بھی تھوڑی پریشانی والی تھی. پیٹرول کی قیمت ڈسکس کی, پھر بجلی کی قیمتیں کنٹرول ہونے پر نہیں آ رہی ہیں, تو اس کی طرف آئیں گے. لیکن ابھی ایک اچھی خبر ہمارے پاس کیا ہے جی, کامن ویلتھ گیمز میں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کامیابی سمیٹ کے ارشد ندیم آج صبح جب
लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। एक आम सा शख्स किस तरह से जब निकला और पाकिस्तान के लिए उसने मेहनत की, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, शायद कभी उसकी फैमिली ने ये सब सोचा भी नहीं था जो अरशद नदीम ने कर दिखाया। सो ना सिर्फ वो अपनी फैमिली के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है। एक कमेंट चाहिए उमर आपका। बड़ी, मैं खुद क्योंकि स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, खेलते रहे क्रिकेट वगैरह सारा, तो मुझे बड़ी खुशी इसलिए होती है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है, यकीन करें। और अरशद नदीम ने पूरे सिर्फ अपना नहीं इलाके का, पूरे पाकिस्तान का, जिसे पाकिस्तानियों को जहाँ जहाँ बसते हैं उनका सर फखर से बुलंद किया, गोल्ड मेडल जीता। और ये वो गेम है जेवलिन थ्रो जो जिसको कहते हैं, बड़ी पावरफुल। और देखें नामसाइद हालात, आप इनके घर की तस्वीर वो देखें ना, जिसमें फैमिली दुआएं मांग रही, सादा सी आम सी फैमिली, ये यकीन करें फखर होता है। और ऐसा महसूस होता है जैसे अपने भाई ने, क्योंकि पाकिस्तानी हम सब भाई हैं, तो यकीनन ये इस मायूसी के इन लम्हात में जिसने हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट बखेरी है, वो एक हीरो है, कौमी हीरो भी है, मोहसिन भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। रिजवान साहब क्या कहना चाहिए? दुनिया में देखें कि ममालिक का जो चेहरा है ना, जहाँ से ममालिक को सॉफ्ट इमेज जहाँ से बिल्ट होता है ममालिक का, बिलखुसूस हमारे मुल्क का, वो स्पोर्ट्स और कल्चर है। बिल्कुल आपने सही और गवर्नमेंट का इस पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत की बुनियाद पे अपने बलबूते पर जो है ये सब, क्योंकि हमने स्पोर्ट्स को पोलिटिसाइज कर दिया। पीसीबी हो या कोई भी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड हो या कोई भी हो, उसमें सिफारशी कल्चर, सियासी कल्चर, उसके बाद फिर लॉबीज बनी हुई हैं। ये वो लोग हैं जो तमाम तरह के बैरियर्स को तोड़ के अपने बलबूते पे आगे आ जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये इन्हें सल्यूट किया जाना चाहिए। और ना जाने अरशद नदीम जैसा कितना ही टैलेंट हमारे पाकिस्तान में। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिकेट मैंने खेली, हॉकी खेली हुई है, तो मुझे अंदाजा इतने बेहतरीन प्लेयर, अब कहना नहीं चाहिए। मुझे याद है गवर्नमेंट कॉलेज में चौधरी अख्तर रसूल साहब का बेटा पढ़ता था, हमारा क्लास फेलो था। मेरिट इतना कोई ख़ास नहीं बनता था, लेकिन वो चौधरी अख्तर रसूल साहब थे। बहरहाल इसी तरह काफ़ी लोग चौधरी और भी काफ़ी लोग इसी तरह सिलसिले थे। लेकिन अगर आपको इस लेवल पर आ गए थे तो फिर आगे आना चाहिए था। आज हम हॉकी में पीछे चले गए। इस गेम का नाम ही हमने सिर्फ अरशद नदीम की वजह से का तो कहीं नाम ही नहीं है। लेकिन स्नूकर में मोहम्मद यूसुफ, हम 1992 में हम तमाम गेमों के चैंपियंस थे। रिजवान भाई वाली बात बढ़ रही है, लेकिन देखिए ये स्पोर्ट्स के जरिए एक अच्छा इमेज जाता है और पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है। ऐसे ही है बिलाशुबा अरशद नदीम जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अगर हम आगे लेके आए तो वो उनका नाम रोशन कर सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब खबर ये है कि जी हर माह आपको एक नया तोहफा दिया जाता है। कभी किसी मद में बिजली की कीमत में इजाफा, कभी किसी मद में बिजली की कीमत में इजाफा। समझ से बाहर होती जा रही हैं चीज़ें। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा हो गया है, हम बिजली चोरी रोक नहीं पा रहे हैं, लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो रही है, मसाइल वैसे के वैसे हैं। कहीं किसी भी इलाके में ट्रांसफार्मर अगर जल गया है तो वो 2-2 दिन गुजर जाते हैं, पूरा दिन गुजर जाता है। हमने दिखाया भी आपको कि किस तरह लोग एहतजाज करते हैं। बावजूद इसके आपको बिल भी भारी भरकम आ रहे हैं और आपको हर महीने ये कहा जाता है कि जी बिजली की कीमत में इजाफा हो गया। रिजवान साहब, क्या वजूहात हैं, क्यों ये चीज़ें लोग कहते हैं कि दफ़ा इजाफा करें और हमारी जान छोड़ें? देखें, अभी खबर के मुताबिक जिस तरह रिकवरी है वो बहुत कम हो गई है लेस्को की। उसकी मेजर जो रीज़न है वो यही है कि लोगों की इतनी कुव्वत ही नहीं है उनके पास माली तौर पे। लोग बिल पे करने अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। आप देखें सैलरीड क्लास जो हैं उसके तो आपने हालात इतने तंग कर दिए, और ये सारा डिस्क्रेडिट जो है ये मियाँ शहबाज शरीफ के खाते में जा रहा है, चूँकि जो फ्यूल की प्राइसेस हैं, जो बिजली के नर्ख हैं, ये वफाकी हुकूमत तय करती है। तो अब आप देखें कि हर आए रोज़ जो है वो फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ बिजली के यूनिट्स की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। तो लोग अब जो हैं, जिस तरह साबिक दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब जिस तरह ये कहते थे कि जी आप बिल ना दें और बिल जला दें, ये करें वो करें, अब शायद वो नौबत आ गई है। लेकिन लोगों का भी ये मसला है कि लोग अपने राइट्स के लिए एहतजाज नहीं करते। बिल्कुल आपने लोग चूंकि अपनी रोजी रोटी के चक्कर में हैं और वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते कि जी अगर कोई निकल जाए तो फिर कहाँ से अपने बच्चों के लिए घर एक वक्त की रोटी जो कमानी है, किसी ने दिहाड़ी जिसने काम करना है, वो कैसे लेके जाए अगर कोई एहतजाज में अपना टाइम? फिर एहतजाज को लीड करने के लिए एक जिस तरह का जेन्युइन लीडर चाहिए, कोई एजेंडा सेटिंग वाला लीडर नहीं, कुछ जेन्युइन लीडर जो कि आवाम के मसाइल के लिए निकले, अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए ना निकले या पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ना निकले।
آپ دیکھیں جلسے جلوسوں کے اندر بھی عوام کی بات نہیں کی جاتی، پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے اور اپوزیشن بھی شاید اس طرح سے رول پلے نہیں کر رہی ہے. بالکل صحیح. تو وہ ایک فکس میچ جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور اس کا سارا خمیازہ جو ہے وہ پبلک کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اگر ایک مضبوط اپوزیشن ملک کے اندر موجود ہو، وہ گورنمنٹ کے غلط فیصلوں پہ اپوز کرے اور اپنی موجودگی کا احساس دلائے، تو یقیناً گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کے حق میں فیصلے کرنے پہ مجبور ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ اپوزیشن بھی برائے نام ہے اور کوئی اس طرح کی آواز جو ہے وہ کہیں پہ سنائی نہیں دیتی جو کہ عوام کے حق میں ہو، تو حکومت جو ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آئے روز فیول کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، کبھی بجلی کے نرخ بڑھ جاتے ہیں. تو پچھلے بل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے یونٹس کنزیوم نہیں ہوئے تھے جتنے اس میں ٹیکسز آ گئے. ایسے ہی ہے. اور اگر اس کو پچھلے سال کے جو اب بل آ رہے ہیں ہم پچھلے سال کے بلوں کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں تو یونٹس آلموسٹ اتنے ہی ہیں لیکن بل ٹرپل آ رہا ہے. بل بہت زیادہ آگے، بلکہ کئی ایسے لوگ بھی جنہوں نے پروٹیسٹ کیے، سڑکوں پہ آ کے احتجاج بھی کیا، اور ان کا یہ احتجاج کے دوران کہنا تھا کہ جی ہمارے کئی گھر ایسے ہیں یا شاپس ایسی ہیں جو کہ بند تھیں، لیکن اس کے باوجود انہیں 4-5 ہزار روپے کا بل جو ہے وہ بھیج دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں سمجھ سے باہر ہیں کہ یہ سارا پیسہ جو ہے آپ پبلک جو کہ پہلے ہی آپ نے اس کا جنازہ نکالا ہوا ہے مہنگائی کر کے، اب آپ جو ہے اس کو بجلی اور فیول کے پرائسز روزانہ بڑھا کے اس کا امتحان لے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ملک کے اندر اپوزیشن جو ہے، لیکن کب تک عوام کے کٹہرے میں آنا ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں تو ان وجوہات کی بنا پر مقبولیت اپنی کھوتی جا رہی ہے. جی عمر. دیکھیں پیٹرول میں اضافہ پہلی خبر، اس کے بعد دوسری خبر، چلیں آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ارشد ندیم کو ڈسکس کر کے آپ نے کہا لوگوں کو ڈپریشن میں نہیں لے کے جانا. اب میں اس خبر کا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس پہ ضرور ایک کمنٹ بھی کروں گا، لیکن اب یہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے دیکھیں نا، پھر وہی بات ہے کہ جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، پاکستان کے رہنے والے شہری ہیں، وہ قوم سب متاثر ہو رہے ہیں، اور پوچھنے والا اور دیکھنے والا سننے والا لگتا ہے کان بند ہے. اچھا آپ یقین مانیں غریب کی زندگی صرف کہاں تک محدود ہو کے رہ کے بجلی کا بل دینا، بچوں کی فیسیں دینی ہے، پیٹرول ڈلوانا. دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑا ظلم ہے. یہ جس طرح بات کر رہے تھے ابھی، واقعی بجلی کے افورڈیبل نہیں رہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سولر سسٹم کو انسٹالمنٹ میتھڈ پہ، انسٹالمنٹ طریقے سے دینا شروع کریں. اگر آپ نے مکمل نہیں کرنا تو آپ اس طرح کر دیں کہ شہر میں کچھ آبادیوں کو کرنا شروع کر دیں جو 25-25 20-20 15-15 ہزار کے بل یا دینے، تو آہستہ آہستہ لوگ سولر پہ جائیں. اچھا دوسرا اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے میرا، سیاستدان چاہے پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر تمام جماعتوں کے ہوں، ہمیشہ عوامی مفاد کی باتیں کرتے ہیں. میں پنجاب اسمبلی بھی کور کرتا ہوں، قومی اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھا ہے یہ لاکھوں روپے کی تنخواہیں لیتے ہیں، لاکھوں روپے کی تنخواہیں. کن کے پیسوں سے؟ جو یہ عوام دیکھ رہی ہے، غریب عوام کے پیسوں سے. اور ایک ریزولوشن دی انہوں نے، ایک ایم پی اے نے دی، راحیلہ خادم حسین نے، کہ تنخواہوں میں جو ہے وہ اضافہ کر، راحیلہ خادم کی یا کوئی اور جنہوں نے بھی دی وہ ریزولوشن کہ جی تنخواہوں میں ڈبل، ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. متفقہ طور پہ وہ قرارداد جو ہے وہ منظور کی گئی، تنخواہیں متفقہ طور پہ. اور ان کی اس میں آپ عوام کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں نا ارکان قومی و صوبائی اسمبلی، ان کو تو چاہیے کہ، اور اچھا اس میں ان کو تو چاہیے پیسے لینے کی بجائے جو آپ 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ، صرف تنخواہ، اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ لاکھوں روپے کی ادویات لے کے چلے جاتے ہیں. ظلم. اور اس پر تمام پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، تمام سیاسی جماعتیں جن کے لیے یہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں نا، آپس میں فیملیوں میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، نون لیگ کے پٹواری کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی والوں کو یوتھیا کہہ رہے ہیں، یہ سب کا یہ حال ہے. پھر ظلم کیا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ احساس تک نہیں ہے. دیکھیں آپ عوام کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو آپ کو پیسے دینے چاہیے، تنخواہ نہیں لینی چاہیے 1.5 لاکھ. آپ مجھے بتائیں یہاں کی اتنی امیر ایم پی ایز ہیں، ان لوگوں کو احساس نہیں ہے. میں وہ لفظ یقین کریں منہ میں آتے آتے میں خاموش ہو رہا ہوں. یہ تمام سیاستدان، میں اس بات پر متفق ہوں، میرے ساتھ کچھ اور دوست بھی تھے ہمارے صحافی، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ عوام کی خدمت کا دعویٰ رکھتے ہیں نا، تو آپ فوری طور پر پتہ کیا کریں، آپ جو 1.5-2 لاکھ روپے کی تنخواہ، اور رضوان بھائی انا آپ یقین کریں ہزاروں روپے کی میڈیسن لے کے چلے جاتے ہیں جو خود استعمال نہیں کرتے. میڈیسن کا جن کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، ہم سن چکے ہیں کہ کس طرح لڑائی جھگڑے کر کے جن میڈیسنز کی ضرورت بھی نہیں وہ لوگ گھروں کو لے کے جاتے ہیں. تو خدا کا خوف کریں، دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کریں گے ان ادویات کی کسی کو ضرورت نہ پڑے. لیکن ایسے میں کینسر پیشنٹ کا کیا حال ہو رہا ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, बिजली के बिलों की कीमतों में इजाफा, आवाम के लिए खाने के लिए आटा कहीं नहीं मिल रहा, परेशानी। इस पर सबसे बड़ा जुल्म ये है कि वो लोग जो कि कैंसर के मरीज़ हैं, किस कर्ब से वो गुजर रहे होते हैं, ये उन्हीं को पता है। जिस किसी की फैमिली में कोई ऐसा पेशेंट था वो बेहतर जान सकता है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। लेकिन जो हमने रश देखा कैंसर पेशेंट का, जो हाल अस्पतालों में हो रहा है, जो मुफ्त अद्वियात इनको दी जाती थी बिल्कुल बंद कर दिया गया। अभी हम बात कर रहे थे उन अरकान असम्बली की जिनको अद्वियात की ज़रूरत भी नहीं, लड़ाई झगड़े करके वो अद्वियात इतनी सारी अपने घरों को ले जाते हैं। कभी खुदा का खौफ दिल में आ जाता है ये सुन के कि किसी बीमार के लिए अगर हम इनको दे दें अद्वियात को, जो नहीं ख़रीद सकता, जो ज़रूरतमंद है, तो शायद किसी का वक्त थोड़ा बेहतर हो जाए। रिजवान साहब ये कैंसर के पेशेंट हैं और हमने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत ने बड़े अच्छे तरीके से इनकी अद्वियात और हेपेटाइटिस के मरीज़ों की अद्वियात अस्पतालों से मुफ्त दी जा रही थी और ये सिलसिला मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता चला जा रहा है। पीटीआई के साबिक दौरे हुकूमत में आपने देखा कि अद्वियात की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आम आदमी जो है जो कि प्राइवेट जगह से जाके या फार्मेसी से परचेज कर लेता था मेडिसिन, उसकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होगी मेडिसिन। चारों न चार उन्हें टीचिंग हस्पतालों का रुख करना पड़ता है ताकि सरकारी तौर पर उन्हें मेडिसिन मिल सके। अब सूरत हाल ये है कि 5000 मरीज़ है जो कि कैंसर का पेशेंट टीचिंग हस्पतालों से मेडिसिन लेता है। वो हुकूमत की राह देख रहे हैं कि हुकूमत को कब ख्याल आएगा, और ये एहसास जो है, ये दर्द वही महसूस कर सकता है जिसके घर में कोई कैंसर का पेशेंट मौजूद है। अल्लाह ना करे कि इस कर्ब से किसी को गुजरना पड़े, लेकिन हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। ये मुस्लिम लीग नून का ये जो मुख्तसर दौरे हुकूमत आया था उसमें उन्होंने ये मुआहदा बहाल करने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, बड़ा अफसोसनाक ये अमर है कि हमने इलाज मुआलजे को भी पोलिटिसाइज कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो आते ही जो है वो मुआहिदा दोबारा तातुल का शिकार कर दिया गया है और अभी मेडिसिन मौजूद नहीं है। जो मुफ्त अद्वियात अवेलेबल थी टीचिंग हॉस्पिटल में, वो मुआहिदा कंपनी के साथ कैंसिल कर दिया गया और अभी जो है लोग बेचारे परेशान हाल हैं। वो चक्कर लगा के हॉस्पिटल के जो है वो आजिज़ आ चुके हैं, लेकिन मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये वाले जो मामलात हैं ये हंगामी बुनियादों पर निपटाने चाहिए, ताकि अगर आपका कोई भी कमीशन का चक्कर है या कोई भी, ये सारे मेजॉरिटी मामला कमीशन के चक्कर में होते हैं कि जी कौन सी कंपनी अच्छा कमीशन देगी। तो इन सारी चीज़ों को खुदारा बाला ताक रखते हुए लोगों की जानों का ख्याल करें, क्योंकि इन मरीजों के लिए एक दिन की भी दवाई रुकना जो है वो इनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। जी उमर, इन मरीज़ों के लिए हम अपने घर में देखते हैं, गिरदोनवा में देखते हैं, अपने घरों की बात कर लेते हैं। आप जो लोग देख रहे हैं उनकी भी कोई ना कोई किसी चीज़ में जो है कोई ब्लड प्रेशर, शुगर इस तरह की हैं। लेकिन करें अफसोस हो रहा है। मैं समझता हूँ कि दो इदारों को, एजुकेशन और हेल्थ, इनको बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे लोग होने चाहिए जो मुकम्मल खुद मुख्तार हों और इन्हीं दोनों का बेड़ा गर्क है। और देखें, चाहे वो नून, मैं हमेशा बात करता हूँ कि पीटीआई नून सब इंसान है ना। आप लोग सोचें, हम सब के घरों में हमारे अजीज़ व क़ारिब और उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। आपके लिए, मेरे लिए और देखने वालों के लिए सबसे बढ़ के फैमिली है। किस कर्ब में वो गुजरते होंगे ये मैं महसूस अल्फाज नहीं मैं अदा कर सकता। मरीज एक होता है लेकिन सारा घर देखिए परेशान। अगर कोई आप देखें, अगर कोई घर में बीमार हो तो हमसे थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन, आपकी तबीयत कैसी है। और कैंसर जैसा मरीज़, मैं तो कह रहा हूँ कि कैंसर को सारी जितने भी पेशेंट हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस के हैं, कैंसर के हैं या और भी जो मुख्तलिफ अमराज हैं, ये पॉलिटिक्साइज नहीं होने चाहिए। इसमें कमीशनें देखें, एक दुनिया ज़मीन के ऊपर है, एक ज़मीन के नीचे है। खुदारा हम जो मर्जी कर रहे हैं, हमारा ईमान है कि हमने असल ज़िंदगी भी वो है। तो खुदा के लिए रिक्वेस्ट है, ये तो सब लोगों से जो भी साहिब इक़्तिदार आते हैं, चाहे वो यहाँ पे तो म्यूज़िकल चेयर रहती है ना, कभी पीटीआई से नून लीग से काफ लीग वट एवर, इसको छोड़ दें भाई। कुछ चीज़ें पॉलिटिकल ना करें, खुदा के लिए जान देनी है, सब ने मरना है। बड़ी खुली बात अल्फाज हैं, सब ने मरना है, अल्लाह के हुजूर पेश होना है। कम अज़ कम इन मरीजों के लिए थोड़ी आसानी पैदा कर दे जो ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियां फेस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन, हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में मैंने आगाज़ में कहा था कि सभी लोग परेशान हैं जी कि हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और कुछ लोग भी कहते हैं कि जी ये जॉइंट्स में इनमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि हड्डियों का भुरभुरापन बेसिकली है क्या और इससे कैसे महफूज रहा जा सकता है। हर दूसरा बंदा, कभी किसी स्पेसिफिक एज में जाके पता चलता था कि घुटनों में, कमर में दर्द है, लेकिन हर दूसरा बंदा जो है कमर और घुटनों की दर्द की वजह से परेशान। आखिर क्यों है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आखिर क्यों हमारा एक दूसरा प्रोग्राम है। लेकिन हमने इसमें पूछना है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों हर दूसरा बंदा जो है परेशान है कि शोल्डर में पेन है अगर आपने ज़्यादा देर बैठ के काम कर लिया, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है। साथ ही साथ एक बहुत अहम सवाल है कि बच्चों में हड्डियों का जो टेढ़ापन है पर भी और बाद में भी कुछ बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, डॉक्टर अशरफ निजामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बुनियादी जो मसाइल हैं लोगों के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दफ्तर से यहाँ से लोग घर काम करके जाते हैं तो कमर में दर्द, शोल्डर में दर्द, घुटनों में दर्द, आम ये चीज़ें हैं। किसी नौजवान की बात कर लें, किसी थोड़े मजीद नौजवान की बात, एल्डरली, हाँ सही आपने कहा, मजीद नौजवान की बात कर लें, हर किसी का ये मसला है। क्यों? थैंक यू वेरी मच जी, आई अप्रिशिएट। एक तो ये जो दर्द है, टू मी इट इज़ अ ब्लेसिंग। अगर दर्द ना हो, इट इज़ द सिम्पटम। मीन बाय कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ वकूफ़ पजीर हो रही है इंसान के जिस्म के अंदर या किसी भी इनफरादी शख्सियत के अंदर कि जो आपको इंडिकेट कर रही है कि दैट यू हैव टू टेक केयर। अब पेन आपने जनरलाइज करके कि दर्द की ऐसे, एक तो जो आपने कहा कि दफ्तर के अंदर आते हैं, दफ्तर से चले जाते हैं, घर में काम करते हैं, व्हाटसएवर इज अ सिंपल इन फिनोमिना। तो देखने में अभी ये आया कि आपका जो सिटिंग आवर्स हैं वो बढ़ गए हैं। जब आपके सिटिंग आवर्स बढ़ गए हैं, जब आपने बैठना, आपका पोस्चर, आपकी वर्किंग और ये लैपटॉप और कंप्यूटर के आने के बाद बाकायदा तौर पे यू हैव टू बी वेरी कंसंट्रेशन अपनी रखने की खातिर एक फिक्स्ड अपने एंगल के साथ बैठे हैं। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस जो कि आजकल हम समझते हैं, जो किचन में खाना शाना बनाती है मुसलसल, वो भी कमर दर्द का उसके लिए मैं उसकी तरफ हम आते हैं। पहले अगर मुझे इजाजत दें तो उसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड जो है, और देखने में ये आया है कि बच्चियां बिलखसूस चूँकि ज़्यादा लॉन्ग आवर्स बैठ के वो पढ़ती हैं या ऐसे मतलब कंप्यूटर का यूज़ करती हैं, तो उनमें देखने में आया कि गर्दन का दर्द भी जो ज़्यादा तौर पे अभी देखने के अंदर आ रहा है और यंग स्लॉट के अंदर देखना है। एंड दिस इज रिलेटेड टू द पोस्चर कि जब आपने सामने रखा है और आपके गर्दन को फिक्स रखा हुआ है, और दर्द की खातिर ये ज़रूरी नहीं कि आपकी हड्डियों के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। दीज आर द मसल्स, और सर्टनली उसके साथ टेंडन्स और फिर नर्व्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि आपके साथ ये तकलीफ है या आपका ये सिलसिला कार जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा। इन जनरल जस्ट मतलब एक शॉर्ट अगर हम कहें उन दोस्तों के लिए जो कि बैठ के काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि घंटा डेढ़ घंटा के बाद अगर उठ के एक आध मिनट 2 मिनट की वॉक कर लें, अपने जिस्म को थोड़ा सा नॉट टू बी कॉल्ड एज अ वार्म अप, लेकिन ज़रा मोबिलिटी की खातिर जो मूवमेंट वो ठीक कर लें तो बेहतर। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बैठे बैठे थोड़ा सा मतलब गर्दन को दाएं किया, बाएं किया, ये किया, ऐसे किया, हाथों को हिला दिया, कंधों को थोड़ा हिला दिया, 1 घंटा पोजीशन में बैठे हैं, थोड़ा सा एक आधा चक्कर थोड़ी सी उसको चेंज। ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट बिकॉज वंस यू कंसंट्रेट, जब आप काम कर रहे हो, कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहे हो, तो ये कहना आसान है कि जी आप ऐसा कर लें। हम मुसलसल 2 से 3-4 घंटे लोग बैठ के वो काम करते हैं। सो देयर शुड बी अ चेंज, एक ब्रेक लेके आए और उस ब्रेक के अंदर अपने मसल्स जो हैं उनको अगर बेहतर करेंगे तो यकीनी तौर पे, यानी डॉक्टर साहब कहना ये चाह रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम के लिए एक पोजीशन में अपनी बॉडी को ना रखें, अगर आप बैठे उसके अंदर थोड़ा सा आप चेंज रखें और उसके साथ इंशाल्लाह ताला ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। नाउ कमिंग बैक कि ये वाला कि ख़वातीन को किचन के अंदर जो है कि खड़े होकर बनाती हैं या बैठ के, अब ये दिस इज़ द एज जो कि अमूमन 40+ के साथ आता है। और मेडिकल साइंस के अंदर जो भी लिखी जाती है कि फ़लाँ बीमारी, वो कहते हैं जी फिर 40+ एज एक ऐसी मतलब उन्होंने लैंडमार्क सा रखती है कि 40+ जब इंसान होता है तो उसके अंदर चीज़ें बहुत सी शुरू हो जाती हैं। उन बीबियों के लिए जिनके साथ आपने कंसर्न शो किया है कि किचन के अंदर खड़ी होती हैं और वो कमर दर्द का कहती हैं कि हमारी कमर दर्द है, उसमें मैं आपसे शेयर करूँगा ना कि एक जो लोग हील बड़ी पहनते हैं या फ्लैट जूते पहनते हैं और खड़े रहते हैं या काम करते हैं, उनके अंदर भी कमर दर्द है। सो इट इज़ इक्वल।
अब किचन के अंदर जो बीबियां काम करने के लिए, एक तो ये है कि अगर उनकी एज ऐसी है, पोस्ट मीनापॉज के साथ हैं, तो उसके अंदर हड्डियों की जो कमजोरियों, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम भुरभुरापन भी कहते हैं, मतलब एक खास जो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है, तो उसके अंदर भी वो दाखिल हो चुकी होती हैं। इसमें भी जो है किचन में काम करने के लिए पोस्चर इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जब आप दोनों टांगों के ऊपर एक ही मतलब वजन डाल रहे हैं, तो देन इसके साथ है कि आपकी कमर के अंदर वो दर्द हो सकता है। नाउ व्हाट शुड बी डन? अगर तो आपको मुमकिन है कि वहाँ कोई फट्टी नीचे रख लें, कोई ईंट रख लें, कि अपनी अनइवन एक वहाँ पे टांग रख लें पाँव को, और दूसरा पाँव जो वो स्ट्रेट ही रहेगा, फिर उसको चेंज कर लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी मतलब गालिबन ये मुमकिन नहीं होएगा कि आप उधर प्याज मतलब लाल हो रहे हैं और उधर से पैर जरा अपना पोस्टर ठीक करो। व्हाट कैन बी डन इज कि आप खड़े हैं तो कम से कम पाँव को ऐसा उल्टा कर लीजिए, खड़ा सीधा कर लें, मतलब पब्बा पार पंजाबी में जिसको कहते हैं ना, कि टोस के साथ टोस के ऊपर जरा कर लें, और अनइवन करके अपने आप को उसके साथ। और वो जो हमने आपसे पहले शेयर किया है कि किचन के अंदर काम करते हुए कोशिश करें कि वो थोड़ा बहुत अपनी मूवमेंट रखें। अब वो बीबियां जिनकी उम्र 50 साल या 60 साल हो जाती है, तो उनके अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस और भुरभुरापन की इज द रीज़न कि जिसके साथ वो वहाँ पे आती हैं। तो उसकी खातिर फिर उनको इन्वेस्टिगेशंस भी करनी चाहिए, मेडिकेशन भी करनी चाहिए। और उससे पहले मैं हमेशा मतलब इसके साथ बड़ा इसके लिए रहा हूँ, वोकल रहा हूँ, कि पर्टिकुलरली जब माएँ हमारी प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चियाँ प्रेग्नेंट होती हैं, दैट इज़ द टाइम कि उनके लिए भी ज़रूरी है कि अपनी डाइट को बेहतर रखें, और आने वाले बच्चे के लिए भी ज़रूरी है, वेदर आने वाला बच्चा मेल है या फीमेल है, उनकी हड्डियों के लिए, उनकी पट्ठों के लिए, उनकी नशो नुमा के लिए वो डाइटरी हैबिट्स जो वो ज़रूरी हैं कि जिसके अंदर वो कैल्शियम लें, दूध लें, फल लें, और हस्बे तौफीक जो खाया जा सकता है सर्टेनली। एक ये जो ट्रेंड चल निकला है ना, कि हमारे भी बहुत से दोस्त हैं जो इसको मतलब प्रमोट करते हैं, जी मेडिकेशन होनी चाहिए, विटामिन ऐसे लेने चाहिए, बड़े बड़े डब्बे विटामिन के। बट आई एम द वन हु बिलीव्स कि जो कुदरत ने हमें यहाँ पे दिया है, और अपनी जेब की हैसियत से वी कैन नॉट गो कि हम मतलब जेब इजाज़त नहीं देती और हम कहें जी फलां फलां दवाइयाँ खा लो, और दवाइयाँ फिर अगर इम्पोर्टेड खाओगे तो और उसमें पता नहीं कौन सा आ जाएगा। सो मैं ज़ाती तौर पे उसको कोई मतलब तस्लीम नहीं करता, या अगर करता भी हूँ तो ऐसा नहीं कहता कि अपनी हैसियत से बढ़ के इंसान करे। आपके साथ जो पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर बिलखसूस मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें हैं, जो सीज़न है, जो मौसम है, ये बड़े बेहतर हैं, इंसानी सेहत के लिए बड़े बेहतर हैं। इंसानी सेहत के साथ जो हमें फी ज़माना सब्ज़ी मिलती है, जो चीज़ मिलती है, उसके अंदर भी विटामिन, प्रोटीन्स और हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। मासवाई उनके के जो कि एक मरीज़ है, हाँ बिल्कुल, जब एक मरीज़ है फिर सर्टेनली यू हैव टू टेक केयर। उसके लिए आपको डाइट भी देखनी पड़ेगी, मेडिकेशंस भी करने पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशंस की खातिर भी आना पड़ेगा। लेकिन एक नॉर्मल इंसान की खातिर जो एक जिस्ट इसको कह दें या एक सिंगल लाइनर उसके लिए हम कह सकते हैं, वो सिर्फ यही है कि जो आपकी सीजनल सब्जियां हैं, जो मौसमी सब्जियां खाएं, फल खाएं, एंड आई एम श्योर कि इंशाल्लाह और अपना लाइफस्टाइल बड़ा मामूली ये जुमला सुना है, हर कोई ये कहता है कि जी अगर आप ये सब चीजें ले भी रहे हैं ना, तो सप्लीमेंट्स आपके लिए लेना विटामिन डी के, क्योंकि हम उस तरह से अब ना तो टाइम देते हैं कि हम धूप में बैठें, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। सो हड्डियों की मजबूती के लिए बड़ा ज़रूरी हो गया। लोग कहते हैं कि अब आपको कुछ ना कुछ मेडिसिन साथ सप्लीमेंट्स के तौर पे लेनी है ताकि आपकी हड्डियां जो हैं मजबूत। ऐसा है कि देखिए, मैं फिर जो पहले भी अर्ज कर रहा था कि मेरा इसके अंदर थोड़ा सा एक है कि मतलब जस्ट एज अ फैशन, कि वो गुजरा वाले में मशहूर था ना, किसी ने पूछ लिया कि ताड़ी कड़ी की टाइम है, उन्हें मतलब उसको स्लैप कर दिया। द रीजन कोई फ्ला कंपनी का मैं नाम नहीं लेता कि उन्होंने तू कड़ी कहना, एक ज़माना था ये। तो इस किस्म के ये जो है कि आप सप्लीमेंट लेना इसेंशियल है, एंड बगैर किसी डायग्नोसिस के अजम्पशन बेस्ड कि ऐसा तो हो कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ हड्डियों की भी कमजोरी है, पट्टों की भी, और उसकी वजूहत वही जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट, और उस वक्त से वो ख्याल नहीं रखती, जब बचपन है उस वक्त हम डाइट का ख्याल नहीं रखते। चूँकि सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं, तो उसके लिए अगर डॉक्टर साहबान समझते हैं तो मैं उन्हें गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इसके साथ एग्री भी नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि इन सप्लीमेंट्स की बजाय अगर हम अपने डाइटरी हैबिट्स अपने ठीक रखें, अपना फिजिकल एक्सर्शन या फिजिकल अपनी एक्टिविटीज़ को ठीक रखें, थोड़ी बहुत मतलब करें, अपनी जान के लिए थोड़ा सा निकालें, बजाय इसके कि हम सिर्फ अपने चेहरे मोहरे को देखें, मतलब पाँव को भी देख लेना चाहिए, बाकी स्किन को भी देख लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें काफ़ी हद तक ये ठीक रहती हैं। लेकिन इसेंशियल्स ऑफ सप्लीमेंट, कम अज़ कम आई बिलोंग टू दैट स्कूल ऑफ थॉट
کہ اس وقت یہ ضروری ہے جب آپ کو ان کی ضرورت ہو. ادروائز ان ملکوں کے اندر جہاں پہ مطلب سورج نہیں ہے، وائٹامن ڈی کی خاطر بڑا ایک کنٹراورسی تھی، نہیں جی کہ آپ کو لینی ہی لینی ہے. مطلب ایک میں ٹاک میں تھا، میں مطلب یہ کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو ٹھیک ہے، دوسرے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں جی اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ آپ سپلیمنٹس لیں. اب ان کے پیچھے بھی سائنس ہے، ڈاکٹرز کے اوپر، فارماسیوٹیکلز کے اوپر، کہ دی پروموشنز کی خاطر جو وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس انویسٹمنٹ کا آپ کو ری پے کرنے کی خاطر بھی ریکویسٹ کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے پروفیشنلزم سے کمرشلزم اور غالباً وہ جو اس کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. تو ون ہیز ٹو بی سنگل پیشنٹ. ان جنرل کوئی چیز نہیں ہے. ان جنرل یہ کہہ دے کہ نہیں جی لے ہی لو، کہ جیسے ہم کہتے ہیں جی تازہ ہوا لو، ہم کہتے ہیں جی پانی پئیں، اور پانی اس وقت تک پئیں کہ جب کہ آپ کا یورین کا کلر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا. ٹھیک سے مراد ہے کہ وائٹ کی طرف نہیں آ جاتا، نارملی اٹ از اے یلوش. تو پانی کی تعداد اتنی مقدار پینی چاہیے تاکہ آپ کے گردے اور ہمارے گردے کہنا چاہیے تاکہ یہ ساری چیزیں ٹھیک رہیں. سو اسینشیل ویدر اٹ از اے میڈیکیشن اور اٹ از اے سپلیمنٹ وٹس ایور دا کیس از، اپنے معالج کے ساتھ، اور معالج کے ساتھ بھی اگر مطلب ڈاکٹر صاحبان بھی یہ دیکھ رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وائٹامن ڈی کے ٹیسٹ کے ساتھ کیلشیم اور فاسفیٹ ہم لوگوں عموماً یہ میجر 3 ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں، وہ دیکھنے کے بعد پھر ہمیں وہ سپلیمنٹ دینے چاہیے، بجائے اس کے کہ جیسے ٹرینڈ ہے جی ابو 50 جی فلانے وٹامن کی آپ پوری کی پوری کھا رہے ہو. اتنی موٹی موٹی اب گولیاں آ گئی ہیں جس کے اندر A to Z ہم نے سارے وٹامنس ڈال دیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری ہے اور اس کا اسی وقت ہی استعمال کرنا چاہیے. ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ وائٹامنس کا استعمال کریں گے اور سپلیمنٹس کا استعمال کریں گے تو چلیں کہیں نہ کہیں ہماری تھوڑی سی بچت ہو جائے گی. سیکنڈلی ایک بہت عام ٹرینڈ کیا ہے، ہم پین کلر کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. کمر میں درد ہو رہی ہے، شولڈر میں درد ہو رہی ہے، آپ نے پین کلر کھائی. ڈاکٹر صاحب کچھ علامات ایسی بتا دیں کہ اس کے ساتھ آپ کو فوری طور پر اپنے معالج کے پاس اسپیسیفکلی جانا ہے اور پین کلر کا استعمال ترک کر دینا ہے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ اس کا استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں نا، میں آپ سے عرض کروں کہ درد تو بہت اچھی چیز نہیں ہے. خدا نہ کرے کہ انسان کو وٹس ایور دا پین از، جیسے میں نے کہا کہ پہلے کہ دس از ون آف دا سمٹمز جو آتی ہیں ماسوائے اس کے کہ ایک آپ بیٹھے ہونے سے بیٹھے، اگر 6 گھنٹے بیٹھے رہیے تو ظاہر ہے کہ جسم اکڑ جائے گا. یہ چیزیں اگر کسی کو اس کے علاوہ کوئی درد ہوتی ہے تو دیر از اے ریزن فار، اس ریزن کے لیے ڈائگنوسس کا ہونا اور کسی بھی معالج کے ساتھ آ کے، معالج مین بائی کہ آپ کا بلیوز ہیں، آپ جس کے ساتھ بلیو کرتے ہو کم از کم وہ ہی ہیز ٹو تھنک اینڈ ہی ہیز ٹو کنسیڈر. بٹ یہ پین جیسے کہ یہ فروزن شولڈر کا بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جی کندھے جو ہیں ہمارے بڑے ہیں، گردن کی اسٹفنس کا ہے، بیک کی خاطر آپ نے کہا ہے کہ کمر کے اندر درد ہے، گھٹنوں کے درد کی خاطر جو ہے، دیز آر دا فیچرز جو کہ عموماً کم از کم میری اسپیشلٹی کے حوالے سے کہ اگر ہم آرتھوپیڈک سرجن تو جو لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو وہ ان چیزوں کے لیے آتے ہیں. اب سیلف میڈیکیشن یہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنے آپ کو زہر ہی کھا رہے ہیں. زہر جس کے اندر وہ شہد کے اندر لگا ہو یا میٹھے کے ساتھ لگا ہو. ایک وہ شیر مار کا ایک زمانہ تھا، مطلب میرے بچپن کا، آپ نے تو شاید نہ ہو، وہ شیر مار کا جی گولیاں بڑی بکا کرتی تھی خام خواہ کر کے، اینڈ دیٹ واز دا پیراسیٹامول. تو پیراسیٹامول کو پانی میں ڈال کے یا ویسے ڈال کے کھانے والا مطلب ایسا چلتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکیشن اینڈ پرٹیکولرلی دا پین کلرز ان کی خاطر جو ہم سیلف میڈیکیشن کے لیے آتے ہیں، سیلف میڈیکیشن میں آپ کے گردے جو سب سے زیادہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، اور باقی جو چیزیں آرگنز کی وہ بھی ہیں، دل کے امراض جو ہیں وہ اس کے ساتھ مطلب جنم لے سکتے ہیں. تو سیلف میڈیکیشن سے خدا رہا یہ پرہیز کرنا چاہیے. اور جب بھی آپ کوئی دوائی کھاتے ہیں، اسٹیرائڈس کا بہت زیادہ استعمال ہے، مطلب سمجھتے ہیں جی ہماری گلی کے نکڑ والے حکیم صاحب ہمیں تو 3 پوڑیاں دیتے ہیں ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب میں مطلب اس کے ساتھ تمام ذمہ داری کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ چیز شیئر کر رہا ہوں کہ دا میکسیمم امپورٹرز آف دا اسٹیرائڈ یہ انفارچونیٹلی ہمارے حکماء حضرات کے ساتھ ہیں جو کہ یہ چیز آتی ہے. اینڈ اٹ از دا مس اپروپریٹ مس یوز آف دا ڈرگ وچ از ناٹ بن تو وہ استعمال کر کے اس کے ساتھ جو ہے، اور اس کا پھر وہی والا جو آپ تذکرہ کر رہی ہیں کہ ہڈیوں کی کمزوری، آسٹیوپروسس، بھرپراپن، اٹ از ون آف دا کمپلیکیشنز جو کہ اسٹیرائڈ کے ساتھ ہوتی ہیں. اسٹیرائڈ کے ساتھ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا آپ کو میسج چاہیے، پھر ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس میسج کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ ہیلتھ کی خاطر خدا را ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، اور چھوٹی موٹی ایکسرسائز جو کرنے کی خاطر ہے اس کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ کہ 60 سال تک تو آپ بالکل ٹھیک رہیں گے. اف یو ورک اونلی دیز ٹو تھنک کہ جلدی بیڈ پہ جائیں، صبح جلدی اٹھیں، اور باقی آپ کو پتہ ہے میں کوئی ریلیجس مطلب تھاٹس تو دینے والا نہیں ہوں، لیکن ایز اے لائف اسٹائل whatsoever the religion we follow
اس کے اندر یہ ضروری ہے، اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں بالکل آپ خود بخود جو ہے دیکھیں گے کہ آپ فریش بھی رہتے ہیں. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم نظر انداز نہ کریں تو ہماری صحت بھی اچھی رہے گی. جلدی سونا اور پھر جلدی اٹھنا، اس کی اہمیت کیا ہے یہ تو آپ سبھی لوگ جانتے بھی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے میسج بھی یہ دیا. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین ہم چلیں گے ایک بریک کی طرف، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام میں بھی شامل کر لیتے ہیں کچھ موسم کی صورتحال. اچھا جی، پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کرنے والے ہیں جی بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں. ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی کو گلی محلے میں اور آپ مختلف شاہراہوں پر دیکھ لیں، جگہ جگہ ٹھیلے لگا کر، جگہ جگہ تجاوزات کی صورت میں جگہیں بڑھا کر آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. وہاں سے جو لوگ گزر رہے ہیں، ٹریفک مکمل سٹرک رہتی ہے، وہاں سے گزرنے والے پریشان رہتے ہیں. ہاسپٹلس کے باہر جو ٹھیلے لگے ہیں، اندر ایمبولینسز نہیں جا سکتی ہیں. یہ کہیں نہ کہیں ہم بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کو سلب کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے دیکھتے ہیں. اسکولز کے باہر آپ دیکھ لیں، اتنی لوگوں کو پریشانی رہتی ہے لیکن کوئی تجاوزات سائڈ پہ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ بنیادی انسانی حقوق آخر جو ہے اس کو کس طرح سے یقینی بنایا جا سکتا ہے، شہریوں کی اس پر ذمہ داری کیا ہے، اور کہیں اگر اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمل نہیں ہو رہا تو قانون اس پر کیا کہتا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ہمارے مہمان موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں عمران قریشی صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم جی. السلام جی، شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ کے بہت بہت شکریہ. عمران قریشی صاحب، جاننا آپ سے یہ چاہیں گے کہ بنیادی انسانی حقوق کی اگر خلاف ورزی کی جا سکتی ہے، ایک عام شہری کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ جانتے ہیں کہ انسانی حقوق کیا ہے. دنیا میں تو اینیمل رائٹس اور ہر چیز کے رائٹس ان سے پروٹیکٹڈ ہے. تو اسے ہم لنک کرتے ہیں اپنے ریاست پاکستان سے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1947 میں جب وجود میں آیا تو اس کے ایک سال بعد UDHR یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، جو یونائٹڈ نیشنز کی ممبرز کنٹریز ہوتی ہیں، انہوں نے مل کر ایک سائن کیا ڈیکلیریشن کہ ہم پوری دنیا میں انسانوں کے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جوائنٹلی ایفرٹس کریں گے. تو پاکستان کا بھی اس کے سیکریٹری بن گیا. اور جب 1973 میں ہمارا پہلا پارلیمنٹ نے جو آئین پاس کیا، اس میں آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک فنڈامنٹل رائٹس ایز اے بنیادی انسانی حقوق کا پورا چیپٹر رکھا گیا. اس میں کوالٹی آف سٹیزن ہے، ان کی پراپرٹی کے رائٹس، ان کی جان مال کے تحفظ کے رائٹ وہ ریاست نے لے لیا. اب کوئی بھی جو رائٹس ہیں جو آپ کے بنیادی حقوق کو وائلیٹ کرتا ہے تو وہ وائلیشن اس اکیلے شخص کی نہیں ہے، یہ پوری ریاست کے اوپر سوال آتا ہے. اور اس کی پروٹیکشن کی ذمہ دار کون ہوئی؟ ریاست ہوئی. اور جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ ناجائز تجاوزات کی یہ چیزیں ہمیں شہروں میں بہت دیکھنے میں آ رہی ہیں. اور اسی طرح اگر ہم پورے پاکستان کا جائزہ لیتے تو ہماری جو دیہاتی کے علاقے ہیں، رورل ایریاز ہیں، ادھر بھی دیکھیں جو زمینوں کی رکھا ہوا راستے نہیں ہیں، پانی کے نالا اسے دیا ہوا، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. تو یہ بنیادی گلی محلوں میں اکثر یہ مسائل رہتے ہیں کہ کسی نے اپنے گھر کے باہر سے تھوڑی سی دیوار آگے کر لی یا وہ ریمپ بڑھا لیا، یہ وہ چیزیں ہیں. اچھا، اس پر ایک عام شہری کیا رجوع کر سکتا ہے؟ قانون اس پر کیا دیکھیں جی، اس میں جو ریاست کے ادارے ہیں دے آر ریسپانسبل ٹو پروٹیکٹ دا فنڈامنٹل رائٹس آف ایوری سٹیزن. سٹیزن شپ آپ کو کہاں سے آتی ہے؟ جب آپ اس کے رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں نادرا کے تحت، آپ بے فارم کے تحت، آپ کے جب پیدا ہی ہوئے تو آپ کے بنیادی حقوق کی پروٹیکشن آ گئی. اور اسے ہم لنک کر سکتے ہیں. پہلے میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع میں 1400 سال پہلے بنیادی حقوق کا چارٹر دے دیا گیا. اور یونائٹڈ نیشن نے تو 1948 میں دیا نا، اور پھر ہم 1973 میں آئین پاکستان میں لے کر آئے. تو مسلم کا تو وہ ہے ایز اے ہیومینٹی. ہم دیکھیں اگر کسی کا فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہوتا ہے تو اس کے لیے انسٹنٹ ریمیڈی ہے کہ وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ میں کرے. آپ کے بنیادی حقوق پراپرٹی سے متاثر ہوئے ہیں، کسی نے ناجائز قبضہ کیا تو فوری طور کے اوپر آپ وہ اس قبضے کا پولیس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ناجائز تجاوزات ہے تو وہ آپ کے ٹاؤن کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، آپ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ فوری اپلیکیشن دے سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ کا جو اگر ہیلتھ کا رائٹ ہے، آپ بیمار ہیں اور آپ کو ہاسپٹل میں کوئی علاج معالجہ تو آپ ہیلتھ، یہ سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. اب اس کا لنک کر دیا ہے حکومت پاکستان نے، ایک ویب سائٹ اور ایک وہ ہیلپ لائن بنا دی ہے.
इसी तरह पंजाब सारी गवर्नमेंट ने अपनी अपनी हेल्पलाइन बनाई, आप फौरी तौर के ऊपर उस पर जाके ह्यूमन राइट्स के डिपार्टमेंट के ऊपर लिंक कर सकते हैं, आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। दूसरा इशू ये आता है कि जो अदारों भी है जिन्होंने ये रिस्पॉन्ड करना होता है आकर, वो भी ओवर बर्डन है, ओवर चैलेंज है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। सही। लोग जानते बूझते जो उनसे ना राइट इन्फ्रिंज कर देते हैं, उन्हें पता है कि सज़ा तो लेट मिलनी है। जब इसमें सज़ा जज़ा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिले होता है तो वो उनको बेनिफिट ले जाते हैं। तो इसलिए आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से बहुत आपने अच्छा एक इशू हाईलाइट किया है। तो उन्हें यही पैगाम देते हैं हम हर शहरी को, अगर वो कोई ऐसी इन्फ्रिंजमेंट देखे तो फौरी तौर के ऊपर वो ह्यूमन राइट्स की वेबसाइट के ऊपर जाकर रिपोर्ट कर दें, इवन के पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, पुलिस की भी वेबसाइट मौजूद है। और इसी तरह अगर आप हेल्थ का कोई भी इशू है, अब टाउन इंतजामिया को रब्ता कर सकते हैं। वो हर जिले में। मुझे ये बता दीजिएगा, क्या हमारा कानून जो है ये खास तौर पर अगर हम बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात, प्रोटेक्शन देता है मुकम्मल तौर पर? क्योंकि एक आम ट्रेंड देखा जाता है ना कि लोग बेचारे चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं और इंसाफ जल्दी नहीं मिलता है। ये देखें, इसमें जो मैक्सिम है ना वो ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसकी रिक्वायरमेंट इंसाफ ने पूरी करनी है। अगर एक झूठी, हमारे लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है, झूठी एप्लीकेशन लेकर आ गए फला आ गए, तो जब तक उस इंसाफ करने वाले अदारे ने उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक नहीं करना तो उस वक्त तक वो इंसाफ ने, ये डिलेज के फैक्टर आ जाते हैं। झूठी एप्लीकेशन है उसको साबित करने में 2-3 महीने लग जाते हैं। और दूसरी वो जो पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा होता है वो कहते हैं ऐसा तो कोई वाकई नहीं हुआ। तो इस चीज़ों के ऊपर बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने डिजिटल एविडेंस को इनकॉर्पोरेट अपने लीगल सिस्टम में करवाने के लिए 2019 में हमारा फोरम है प्रोफेशनल लॉ सोसाइटी, हमने एक इनिशियल अपने तौर के ऊपर एक रिट डाली लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें डायरेक्शन भी हुई। अभी तक 1898 का ज़ाब्ता फौजदारी हमारे मुल्कों में चल रहा है। हम उसमें डिजिटल एविडेंस को क्यों नहीं लेकर आ रहे, जिसमें जल्दी पता चले कि ये एक गलती हुई है, इसको हाईलाइट करके आप सोशल मीडिया पे या वो मोबाइल पे बनाकर एविडेंस दे दे। वो कहते हैं ये एडमिसिबल ही नहीं है, आप इसमें क्रॉप कर सकते हैं, ये आपकी वीडियो गलत बनी हुई है, आप एक इन्फ्रिंजमेंट देख रहे हैं, आप सुबह गुजर के आए हैं गली से, गटर बंद है, अब मैंने उसकी वीडियो बनाकर उसे भेज दी है वासा को, वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो है ही नहीं, ये तो पुरानी वीडियो थी। अब उसे चेक करने के लिए वो एक दिन लगा देंगे और इतने लोगों में ताफुन फैले, डेंगू फैले, जो मर्जी होता रहे। इस चीज़ को जब कानून का हिस्सा बना देंगे ना, डिजिटल एविडेंस मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन अवर लीगल सिस्टम, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट टाइम, तो इंशाल्लाह ताला चेंज आएगी। और ये किसने करना है? ये लेजिस्लेचर ने करना है। वो फिर बात अटक जाती है। और उससे रिपोर्ट किसने करना होता है? आपके मुतलका अदारे ने। अभी ये देखें कि चाइल्ड एज मैरिज का बहुत इशू है, चारों सूबों में अपनी अपनी एज की हुई है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही उसमें कि ये बच्चों की छोटी उम्र में आप शादी कर रहे हैं, वो सारे राइट्स उन पे ऊपर आ रहे हैं, फिर उसने कमाना है, खाना है, और यही वो फंडामेंटल राइट से लिंक कर जाता है। अब वो एक 13-14 साल की बच्ची कहते हैं बालग हो गई, शादी कर दें, तो क्या उसकी हेल्थ है, उसकी मेंटल कैपेसिटी है? तो ये सारे लिंक जुड़े हुए हैं हमारे फंडामेंटल राइट से, आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ से। सही। अच्छा जी, अब मुझे ये सिर्फ बता दीजिएगा कि हम इसकी बात हमेशा करते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, लोगों को अपने हकूक़ की पासदारी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अब हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर लोगों को बताना है कि अगर कहीं कोई लग रहा है उनको कि उनके हकूक़ को सल्ब किया जा रहा है, तो जी वो मतलब लोगों में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। सो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये सिलसिला भी हम जारी रखे हुए हैं? जी देखें, इसको जो है ना डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स को आपकी सुपीरियर जुडिशरी हिट करती है अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत किसी का भी बुनियादी हक मुतासिर हो तो वो डायरेक्ट उस ज़िले के हाई कोर्ट को पिटीशन डाल सकता है। अब पिटीशन के लिए है असालतन या वकालतन, उसमें ये है कि जुडिशल सिस्टम आ रहा है, वो कहते हैं जी कोई उसमें वकील एंगेज करें, फिर उसके में रेट करें कि ये फंडामेंटल राइट मुतासिर हुए हैं, ये फलां महकमा है। तो इस वक्त जो ज़रूरत है वो समझते हैं कि जो अवेयरनेस ज़्यादा फैले और जो मुतलका महकमे हैं उन्हें अपने ह्यूमन राइट सेल बनाने चाहिए। जैसे अभी देखें पुलिस में अच्छी रिफॉर्म आई है, उसकी तारीफ करनी चाहिए, फ्रंट डेस्क बन गए हैं। अब उसमें जो भी है एप्लीकेशन उसने उसे स्कैन करना है, आप थाने में जाएं, पहले डर होता था जी उसे मुहर्रर से मिलना है, आप उसे थाने में जाना है, SHO है नहीं है। अब हर थाने में फ्रंट डेस्क बने हुए हैं, शीशे वाला कमरा है, आप जाए अपनी एप्लीकेशन दे, वो स्कैन करके आपको डायरी नंबर दे देंगे, उसके ऊपर आपको मैसेज आ जाएगा। फंडामेंटल राइट्स की जहाँ जहाँ मुतासर हो रही हैं चीज़ें, इसके लिए भी लोकल इंतज़ामिया को, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का ज़्यादा काम है, वो अवेयरनेस फैलाएँ
اور اسی طرح کے فرنٹ ڈیسک بنائیں, اس کو پولیس کی طرح کا لنک کر دیں. ہاں, جس کو ہم ایک ون ونڈو سیل کہتے ہیں, جہاں پر لوگ جائیں اور فوری ان کی داد رسی بھی ہو جائے. خیر یہ بہت ضروری ہے, جہاں کہیں پہ بھی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو, ایز اے شہری آپ کو اپنی ذمہ داری بھی سمجھنی ہے, اس کے لیے آواز بھی اٹھانی ہے تاکہ اس سلسلے کو وہیں روکا جا سکے. تھینک یو سو مچ عمران صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے ایک بریک لینی ہے, جوائن کرتے ہیں آپ کو اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے سروں کے بیتاج بادشاہ نصرت فتح علی خان کی آج 25ویں برسی منائی جا رہی ہے. جو کچھ بھی گایا بس اس کو امر کر دیا, وہ چاہے کوئی کلام ہے, وہ چاہے کوئی قوالی ہے, وہ چاہے کوئی گانا ہے, وہ چاہے کوئی غزل ہے, وہ چاہے کوئی نظم ہے, وہ چاہے کوئی نغمہ ہے. مطلب اتنا بڑا نام, لیجنڈ, جو کہ آج اس جہان فانی سے کوچ کرنے کے باوجود بھی اپنی آواز کی صورت میں زندہ ہیں. ہمارے ہاں جب بھی بڑے گلوکاروں کا, موسیقاروں کا نام لیا جاتا ہے تو ہمیشہ سے نصرت فتح علی خان کا نام پیش رہتا ہے. قوالی کو جدت بخشنے والے, روح پھونکنے والے بے شک استاد نصرت فتح علی خان ہی ہیں, جنہیں استادوں کے استاد کہا جاتا ہے. ہم نہ صرف پاکستان میں بلکہ جہاں کہیں پہ بھی انہوں نے پرفارم کیا, انہوں نے لوگوں کو جھومنے پہ مجبور کر دیا. اگر بات کی جائے ہمسایہ ملک کی, وہاں پر بھی ان کے مداح جو ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں. سو یہی وجہ ہے کہ آج 25 برس گزر جانے کے بعد, ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے فینس جو ہیں, ان کے مداح جو ہیں, آج بھی ان کی گائیکی کا ذکر کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے, واقعی ایسا ہے کہ آپ نے جو بھی کام کیا آپ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اگر آپ تھوڑی سی موسیقی اور پھر اس طرح کی غزلیں, نظمیں, قوالیاں, بلا شبہ جو ہے یہ وہی نام ہیں جو کہ بہت زیادہ بلندیوں پہ جانے کے بعد بھی, آج اس دنیا سے جانے کے بعد بھی سٹل اسی بلندی پر ہیں. سو اس کے لیے بڑا محنت کرنی پڑتی ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی خاص انسان میں ہی یہ خاصیت ڈال کے بھیجتا ہے. تو بہت ساری دعائیں ہیں نصرت فتح علی خان صاحب کے لیے. آگے بڑھنا ہے, ہم نے پروگرام میں حسنین کی طرف جانا ہے, اوپن مارکیٹ میں موجود ہیں. سبزیوں کے ریٹ وہ ہمیں بتائیں گے کیونکہ بڑھ رہے ہیں ہر روز سبزیوں کے ریٹ. اوور ٹو یو. منڈی میں سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں اور ریٹ لسٹ کے مطابق جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں ان میں جو معمولی فرق ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے, اور ریٹ لسٹ کے مطابق بھی جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں ان میں 5 سے 10 روپے کی جو کمی بیشی ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے. یہاں پر ذکر کر لیتے ہیں سبزیوں کی قیمتوں کی. پیاز درجہ اول جو ہے 80 روپے اس کی سرکاری قیمت ہے, اوپن مارکیٹ میں 100 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. ٹماٹر درجہ اول جو ہے 100 روپے اس کی قیمت ہے سرکاری, اور اوپن مارکیٹ میں بھی وہ 100 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. لہسن چائنا ریٹ لسٹ کے مطابق 305 روپے کلو ہے, اوپن مارکیٹ میں وہ 320 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو ادرک چائنا ہے اس کی جو سرکاری قیمت ہے وہ 290 روپے ہے, اوپن مارکیٹ میں 280 سے لے کر 300 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. ریٹ لسٹ کے مطابق بند گوبھی 74 روپے فی کلو ہے, جبکہ پھول گوبھی. بہت شکریہ حسنین. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اختتام پہنچا. کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.